तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होती है संविधान में, क्या राष्ट्रपति की पावर होती है, क्या कार्य शक्ति होती है, क्या उसकी वित्त शक्ति होती है, सारा डिटेल के साथ देखेंगे। बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की पद किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, छोटा से बड़ा लेके कोई भी एग्जाम, एक नंबर ऑब्जेक्टिव टाइम में जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। तो राष्ट्रपति के लेके हम A to Z देखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 52 से लेके जो 61 तक होती है, यानी कि राष्ट्रपति के शपथ पद से लेके महाभियोग तक ले पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के पद की बात कर ले, यानी कि अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति की पद की चर्चा है, यानी कि राष्ट्रपति के पद। तो भारत में सर्वोच्चम पद राष्ट्रपति के, यानी कि नागरिकता हिसाब से भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति एक प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। और बात करें इसके बाद सेकेंड नंबर में आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति। तो राष्ट्रपति के कार्य का, यानी कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऐच्छिक रूप से क्या कहते हैं, मौखिक रूप से ही कह सकते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के हस्ताक्षर इन्हीं का सिग्नेचर होने के बाद ही बिल पास होता है। लेकिन इसका ज़्यादातर वैल्यू प्रधानमंत्री ही करते, क्योंकि जो वो बिल पास करके देते हैं, राष्ट्रपति को बस सिग्नेचर करना और बिल पास हो जाती है। तो राष्ट्रपति की कार्य शक्ति बहुत सारे होते हैं। उसकी वित्त शक्ति क्या क्या होती है, और उसके फांसी की सज़ा किसका माफ़ कर सकती, नहीं माफ़ कर सकती, वित्त शक्ति क्या होती है। टोटल एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आपको राष्ट्रपति के कार्य शक्ति के लेके एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बस इस वीडियो में कार्य शक्ति को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप ये भी याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति की चर्चा है, जो कार्यपालिका के प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे गए, तो ये आपको ये क्वेश्चन याद यहाँ से भी हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 54 में, यानी कि निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लगते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि कोई भी कैंडिडेट भाग लेते हैं। जो निर्वाचित रहते हैं वही भाग लेते हैं। फिर इसके बाद राज्यसभा। तो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। इसके बाद हो गया आपका विधानसभा, यानी कि विधानसभा जितने भी है वो हर स्टेट की विधानसभा इसमें भाग लेती है। इसके बाद करें विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद आपको हर एक स्टेट में नहीं है, यानी कि लगभग विधान परिषद बात करें तो अभी तक 6 स्टेट में, इसलिए विधानसभा भाग नहीं लेते इसमें। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते एग्जाम में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधान परिषद भाग लेते हैं कि नहीं लेते। तो विधान परिषद भाग नहीं लेते, ये कन्फर्म रहिए, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद करें एक होता है दिल्ली एवं पुडुचेरी, ये दोनों का विधानसभा भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक विधानसभा है, ये दोनों विधानसभा भाग लेते हैं। यानी कि आपको बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, विधानसभा हो गए और दिल्ली और पांडिचेरी का विधानसभा, यानी कि ये भाग लेते हैं। अब बात कर ले लोकसभा के टोटल आपको 545 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट है, और विधानसभा की बात करें तो हर एक राज्य की अलग अलग विधानसभा सीटें होती है, तो सबकी अलग अलग यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। यानी कि लगभग इतने कैंडिडेट निर्वाचित मंडल में भाग लेते हैं। तो ये आपका हो गया निर्वाचित मंडल की बात करें। अब हम लोग बात करें आर्टिकल 55, यानी कि कोटा या निर्वाचन नीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं, उसके इलेक्शन होते हैं, किस तरीक़ा से चुनाव होते हैं और उसका कैटेगरी क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो राष्ट्रपति की कोटा की बात करें, यानी कि राष्ट्रपति की कोटा क्या होती है, निर्वाचक रीति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग कोटा के बता दें कि राष्ट्रपति के लिए, यानी कि कुल वैध मत, यानी कि कुल वैध मत हो गए। इसके बाद कुल प्रत्याशी जो होते हैं, कुल प्रत्याशी +1, यानी कि राष्ट्रपति की कोटा, यानी कि राष्ट्रपति के जो जीतते इलेक्शन, उसको अगर सरल भाषा में आपको समझाए तो 50% आपको वोट लाना है टोटल वोट का, इसके बाद 1 वोट ज़्यादा,
यानी कि कुल वोट का 50% वोट और एक वोट जाता। और राष्ट्रपति के चुनाव होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद के समान अनुपातिक पद्धति प्रणाली द्वारा होता है इसका चुनाव। समान अनुपातिक पद्धति प्रणाली, अनुपातिक पद्धति प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है समान अनुपातिक प्रणाली। इसके बारे में एक बात बताएं, सबसे पहले इसमें जो भाग लेते हैं सांसद भाग लेते हैं, विधायक भाग लेते हैं। तो एक विधायक के वोट की बात करें, यानी कि एक विधायक का जो वोट होता है, तो एक विधायक की वोट की बात करें तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि जिस भी राज्य का वो विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक, यानी कि उस राज्य के कुल निर्वाचित जो विधायक होंगे, यानी कि उस बार जो निर्वाचित विधायक होंगे उस राज्य का निर्वाचित विधायक तो एक विधायक के वोट की अगर आप बात करें, यानी कि एक विधायक का वोट वैल्यू की बात कर ले तो वोट वैल्यू उस एक राज्य विधायक की होती है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल निर्वाचित विधानमंडल। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको विधायक तो बहुत सारे होते हैं, सांसद तो अब सांसद की बात करें तो हमारे देश में अभी 545 ही टोटल सांसद है। बाकी विधायक की बात करें तो उसमें वोट ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि लेवल देखा जाए तो विधायक से तो ऊपर लेवल होता है सांसद का। इसीलिए इसकी वोट वैल्यू को गिराने के लिए, यानी कि घटाने के लिए इसमें 1/1000 से भाग दीजिए तो एक विधायक की वोट निकल जाएगी। लगभग एक विधायक के नॉर्मल वोट लगभग 5 से 6 लाख के आसपास आती है एक विधायक की वोट राष्ट्रपति की वोट। यानी कि राष्ट्रपति की वोट की जो गणना होती है, जो काउंट होती है, एक विधायक की वोट, यानी कि टोटल आम जनता, जैसे प्रधानमंत्री के वोट देते हैं, विधायक को वोट देते, तो राष्ट्रपति के वोट में आम जनता भाग नहीं लेते। आम जनता जिस प्रत्याशी को चुनकर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में भेजती है तो वही उसके बदले वोट होता है। तो इसीलिए एक विधायक की वोट लगभग 5 से 6 लाख तक होती है। उसी वोट की वैल्यू होती है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक। अब हम देखेंगे एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एक सांसद का वोट वैल्यू देखें तो एक सांसद की वोट वैल्यू की बात कर ले तो कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायकों की मत की संख्या, यानी कि उसकी मत की वैल्यू, कुल विधायक की मत की वैल्यू बत्ता में कुल निर्वाचक सांसद, यानी कि कितनी निर्वाचक सांसद है वो सांसद, यानी कि एक सांसद की वोट की बात कर ले तो कुल विधायक की मत की संख्या, यानी कि एक विधायक की लगभग 5 से 6 लाख वोट होते हैं, उनकी वोट वैल्यू कुल निर्वाचित सांसद की निर्वाचक संख्या, सांसद की संख्या दे सकते हैं। तो ये इतना होती है एक सांसद की वोट। एक सांसद की वोट भी लगभग 5 से 6 लाख के आसपास आ जाती है, या 5 या 6 लाख के आसपास उसकी वोट आ जाती है। इस हिसाब से अगर एक राष्ट्रपति की वोट की बात करें तो टोटल वोट की गणना होती है 5-6 लाख यहाँ से, 5-6 लाख यहाँ से, लगभग आपको 10 लाख प्लस वोट हो जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, इसीलिए इसको गणना किया, चुनाव आयोग किया गया, इसको बढ़ाया गया, यानी कि कुल राज्यों को काउंट किया गया। क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्चम पद जो होती है वो राष्ट्रपति के होते, तो राष्ट्रपति की वैल्यू बढ़ाने के लिए 10 लाख वोट, 15 लाख वोट, 20 लाख वोट ऐसे सिलेक्शन होती है। हम लोग बात करें कि इसकी कोटा में बात कर ले कि सांसद के वैल्यू देख ले, विधायक के देख ले। अब बात करते हैं कि इसकी अनुपातिक पद्धति के जो इसकी चुनाव होती है, इसकी इलेक्शन होती है, उसका वोटिंग कैसे होती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की मत जो गणना जो होती है किस पद्धति द्वारा मत की गणना होती है। तो इसके बारे में आपको पता है समान अनुपातिक प्रणाली होती है। अनुपातिक प्रणाली का मतलब आपको पहले हम समझा देते हैं, 1 मिनट इसको हम मिटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव की बात कर ले तो इसकी चुनाव प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। इसका मतलब होता है
और प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, यानी कि राष्ट्रपति की वोटिंग होती है तो इसमें आम आदमी को पता चलता है नहीं, बस इसके रिजल्ट पता चलते हैं। और इलेक्शन की बात कर ले कि इसका अनुपातिक पद्धति में जो इलेक्शन होता है, अनुपातिक के नाम आप लोग सुने होंगे। हाँ, बाकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर डायरेक्ट ये क्वेश्चन इसका इलेक्शन किस तरह का होता है। और इसके बात कर ले तो मान लीजिए 2 कैंडिडेट ABC, 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए एक सांसद का वोट देना है, तो ये अनुपातिक पद्धति में वोट देंगे। तो मान लीजिए इसको 1 नंबर पर चाहते हैं कि ये जीते, आपको वोट तीनों में गिराना है, यानी कि एक कैंडिडेट को वोट नहीं देना, आप सबको जाकर वोट देना है। तो मान लीजिए इनको ये पसंद है तो 1 नंबर को वोट दे दिए, इनको ये पसंद नहीं है तो इसको 3 नंबर पर दे दिए, इसको 2 नंबर पर दे दिए। फिर कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे वोट गिराने, नेक्स्ट विधायक आएंगे या सांसद, वो भी इनको 1 नंबर पर दे दिए, इनको 2 दिए, इनको 3 दे दिए। फिर तीसरे कैंडिडेट आएंगे, वो भी इनको 2 दे दिए, वो इनको 1, इनको 1। अब इस वक्त की गणना किया जाएगी तो गणना एकल सहमति होती है, यानी कि पहले क्रम की गणना होगी, फिर दूसरे क्रम की गणना होगी। जो पहले क्रम में जीत गए तो वो हो जाएंगे राष्ट्रपति, बाकी जो दूसरे क्रम होते तो इसमें देखिए मान लीजिए इसका हम काउंट करें तो इसको 1 नंबर 2 आदमी दिए हैं, तो यहाँ 2 हो गए, इनको 1 नंबर 1 आदमी दिए, इनको 1 नंबर 1 है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव में A नंबर जीत जाती है। तो अभी तक ले जितने चुनाव हुए सब में एकड़ क्रम, यानी कि एकड़ वरीयता क्रम में ही चुनाव होती है, और पहले क्रम में ही बहुत जीत गए। एक ही राष्ट्रपति अभी तक हुए थे, वही अभी तक दूसरे क्रम में आए थे, तो दूसरे क्रम का फर्स्ट में जो फर्स्ट नंबर जिनका आ गया वो हो गया। अब सेकेंड की बात कर ले हम, तो मान लीजिए एक डेटा के हिसाब से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, इनको भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। तो इनको इस हिसाब से देखा जाए तो ये जीत जाते, क्योंकि 1 नंबर इसको 2 बार आया, इसको 1 बार, इसको आया भी नहीं। अब सेकेंड वरीयता क्रम आपको बता दे तो 1 नंबर इनको, 2 नंबर इनको आ गए, 1 नंबर इनको और 3 नंबर इनको, और फिर 2 नंबर इनको, 3 नंबर इनको। अब देखा जाए तो देख लीजिए 1 2 1 2 इनको 1, तो 1 नंबर में काउंटिंग नहीं पूरा होती है। अब 2 नंबर के वरीयता क्रम गिना जाए तो 1 2 3 बार इनको 2 आदमी जो 2 पोजीशन पर देखना चाहते हैं, इनको जो 1 ही बार देखना चाहते हैं, इनको 1 2, इनको भी 2 बार देखना चाहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको चुनाव में A नंबर जीतते हैं, क्योंकि इनकी वरीयता है, इसकी वरीयता हो जाएगी, वरीयता होगी सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर पे वो नहीं जीते थे, सेकेंड नंबर पे ये जीत गए। अभी तक लेकर देखा जाए तो नील संजीव रेड्डी जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वही जो थे जो सेकेंड नंबर वरीयता क्रम में वो जीते थे। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है वो अनुपातिक पद्धति होती है और वरीयता क्रम में होती है अनुपातिक होती है, यानी कि एक कैंडिडेट को सारे जो भी वोट गिराने वाले हैं सब जाके वोटिंग करते हैं इनको। तो ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की अवधि, यानी कि पद की अवधि कब तक होती है। तो राष्ट्रपति की पद की अवधि हमारे भारतीय संविधान में 5 वर्ष है, यानी कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। अगर 5 वर्ष के अंतराल या उनकी कोई आकस्मिक मृत्यु या कोई ऐसा हो, कोई संविधान के उल्लंघन के लिए काम कर दिए, उनको अगर त्यागपत्र देना हो तो वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति उस टाइम अगर नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CIG, तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको देते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि सबसे वरिष्ठ होते हैं, उनको भी दिया जाता है। तो कार्यकाल का समझ गए। अब पुनर्निर्वाचन समझते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन होती है कि नहीं होती, यानी कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया दोबारा राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। तो उसके लिए बात करें तो एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन सकते हैं, जितनी बार भी बनना, या एक बार से ज़्यादा भी आप राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि जब तक आपकी योग्यता है आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक के लिए हमारे भारतीय संविधान में एक ही राष्ट्रपति जो हुए, जो दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जैसे कि हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही जो है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें योग्यता, यानी कि आर्टिकल 58 में है योग्यता, लगी 58 में योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होती है। तो आपको योग्यता की बात कर ले तो सबसे पहले आप भारत की नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत की नागरिक होनी चाहिए। इसके बाद आपको 35 वर्ष की एज कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष आयु चाहिए।
इसके बाद आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, यानी कि किसी की लाभ के पद पे आप ना हो, और लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता रखते हो, यानी कि लोकसभा के सांसद या विधायक बनने की योग्यता आप रखते हो, फिर आप राष्ट्रपति की इतनी योग्यता होती है। अब बात करें हम लोग 59 आर्टिकल दशा, यानी कि राष्ट्रपति की दशा क्या होती है। इसमें होता है कि यह पागल या दिवालिया ना हो, यानी कि पागल, पहले नंबर पर देख ले तो पागल या दिवालिया, इसका मतलब होता है यानी कि पागल ना हो, मेंटल ना हो, दिवालिया का मतलब कंगाल ना हो। और इसके बाद होता है दूसरा कि लाभ के पद पर ना हो, ये तो इसमें भी देखिए, इसमें भी लाभ के पद पर ना हो। और बाकी कोई भी सदन के, यानी कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, कोई भी सदन के आप पद पर ना हो, यानी कि लोकसभा हो गए, इसके बाद राज्यसभा, विधानसभा, कहीं भी आप अगर मान लीजिए विधायक है, सांसद है, तो आप ये नहीं ले सकते। इसके लिए आपको पहले वहाँ इस्तीफा देना होगा, फिर आप राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए चुनाव में लड़ने के लिए, उसके लिए आपको जो दशा होती है, एक योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इतनी योग्यता तो हमारे भारत के लगभग हर एक 90% आदमी ये योग्यता रखते हैं, क्योंकि 35 वर्ष हों, भारत के नागरिक, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट। और ख़ास बात बता दें तो चुनाव आयोग द्वारा जो होता है, चुनाव आयोग द्वारा एक समझिए कि चुनाव आयोग द्वारा 2 कंडीशन है। पहला कि 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि लगभग 100 विधायक समझिए या सांसद समझिए, यानी कि लगभग 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक आपको, जो लोकसभा के कैंडिडेट होते हैं, जो 545 और 245 सदस्य होते हैं, उसमें से आपको 50 को प्रस्तावक और 50 मतलब 50 आदमी सपोर्टर और 50 अनुमोदक, यानी कि 50 आदमी का हस्ताक्षर भी चाहिए। मतलब वो 100 आदमी की अगर लोकसभा राज्यसभा के सपोर्ट है, आप बोल सकते कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए अच्छा है, इनको खड़ा किया जाए, इनको हम समर्थक देते हैं। मतलब 100 आदमी की समर्थक अगर होगी तभी आप राष्ट्रपति के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी एक कंडीशन होती है। और यहीं से बहुत से आदमी होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए जो नेतगिरी से होते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, या सांसद लोकसभा के जो भी होते हैं वही ये कर सकते हैं, उन्हीं को लोग जानते हैं, उन्हीं को सांसद लोग ज़्यादातर पहचानते हैं। और लोकसभा के टर्म एंड कंडीशन होती है, यानी कि चुनाव आयोग की टर्म एंड कंडीशन होती है कि कुल मत को, यानी कि 1/6 मत लाना है, यानी कि जो भी मत हो, यानी कि 1000 मत हो, उनका 1/6 मत लाना। इससे ज़्यादा मत लाए तो यानी कि लीजिए आपका पहले ही आपका नोटिस जो होती है वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। और आरबीआई के पास जमा राशि भी जब्त होती है, या सरकारी खजाना कह सकते हैं आप, आरबीआई या सरकारी खजाना में 15,000 रुपया जमानत राशि जो जब्त रहती है, यानी कि जो भी राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो 15,000 रुपया आपको जमानत राशि जब्त होती है। 15,000 आपको लग रहा है कम है, लेकिन 15,000 अगर किसी के 1/6 वोट नहीं आया तो वो बेइज्जती की समान होती है। वो कहीं होता है नेक लेखा से उसका बेइज्जती हो जाता है, अगर इतना भी वोट नहीं लाया तो 15,000 रुपये आरबीआई या सरकारी खजाना वो जब्त रहती है, वहाँ पर रहती है जब तक आपकी इलेक्शन ना हो। तो इलेक्शन होने के बाद अगर आप जीत गए या 1/6 वोट से ज़्यादा है तो ये राशि आपको आरबीआई के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख ले, आर्टिकल 60 शपथ, यानी कि राष्ट्रपति जो जीत जाते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, उनके जो शपथ होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं। अगर उस जगह पर वो नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो सीजीआई होते हैं वही उनके शपथ दिलवाते हैं, और इनकी शपथ होने के बाद वो अपने कार्य पे, अपनी योग्यता पे अपने काज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर ले आर्टिकल 61, यानी कि महाभियोग, यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने संविधान के अनुरूप, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कोई काम करता है तो देश के लिए बात ही, मतलब देश के लिए समृद्धि वाला बात हो, देश के खिलाफ बात हो, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगा के उसे रिटायर मत ही अपने पद से इस्तीफा देने के लिए होते हैं। और ये राष्ट्रपति के महाभियोग आप राज्यसभा या लोकसभा
यानी कि राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो 1/4 मत से आपको उसको प्रस्तावक किया जाएगा, उसके बटा 2/6 वोट से उसे अनुमोदन करके फिर आपको लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाएगा। उससे पहले यानी लोकसभा राज्यसभा पहले भेजने से पहले 14 दिन पूर्व यानी कि 14 दिन पहले आपको ये सूचना राष्ट्रपति को देना होगा कि आपके लिए हम अप्रस्तावक यानी कि महाभियोग आप पे चलाया जा रहा है। तो 14 दिन पहले लोकसभा से बिल पारित करिए, राज्यसभा से बिल पारित करिए। पारित होने के बाद आपको 14 दिन पहले यानी कि उस दिन सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, और 14 दिन को उसके समय दिया जाता है और वो अपना सफाई दीजिए या कोर्ट पे अपील कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाती है तो आपको महाभियोग लगाया जाएगा और राष्ट्रपति के पद से आपको हटा दिया जाएगा। अभी तक हमारे संविधान में एक यही अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। हमारे राष्ट्रपति गौरवपूर्ण पद होते हैं जो हमारे देश के लिए एक सर्वोच्च मुखिया होते हैं, तीनों सेना का अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालिका के अधिकार होते हैं। तो राष्ट्रपति के लेकर जितने भी आर्टिकल होती है, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक सारे इस वीडियो में डिटेल के साथ देख लिए। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको बच गया तो कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेंगे आर्टिकल 53 कार्य शक्ति राष्ट्रपति के क्या होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बता देंगे। तो बाकी राष्ट्रपति से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।